हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ मीन बाय बफर एक्शन। बफर एक्शन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, सो ये बफर सॉल्यूशन कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, नाउ बफर एक्शन। अभी बफर एक्शन से पहले हम लोग ज़रा याद कर लेते हैं कि बफर सॉल्यूशन मतलब क्या था। सो बफर सॉल्यूशन इज़ नथिंग बट अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंज इन पीएच। ओके, सो ड्रास्टिक चेंज इन पीएच को वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। सो चलिए अभी समझते हैं कि ये बफर सॉल्यूशन ऐसा क्यों करता है, वो पीएच को चेंज होने क्यों नहीं देता है। ऐसा क्या होता है सॉल्यूशन के अंदर कि हमारा जो पीएच है वो चेंज ही नहीं होता है सॉल्यूशन का। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले समझिए कि सपोज आपने लिया है एसिडिक बफर सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर सोडियम एसीटेट and acetic acid buffer. Okay, here sodium acetate is a strong electrolyte. sodium acetate मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। so CH3COONA ये हमारा क्या है, सोडियम एसीटेट है और ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, क्योंकि ये हमारा सॉल्ट है, ठीक है। और उन्होंने बोला एसिटिक एसिड, राइट। सो मतलब CH3COOH ये क्या है, हमारा एसिटिक एसिड है। ओके, सो एसिड प्लस सॉल्ट क्या कर रहा है, वो बफर फॉर्म कर रहा है, बफर सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। कौन सा बफर सॉल्यूशन, सो एसिडिक बफर सॉल्यूशन वो लोग फॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो हमारा जो सोडियम एसीटेट है, सिंस वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो क्या होगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा सॉल्यूशन में। तो डिसोसिएट कैसे होगा, देखो यहाँ पे। सो CH3COONA ये हमारा जो सॉल्ट है, इसको जब मैंने पानी में डाला तो क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट होगा और कंप्लीट डिसोसिएशन देगा क्योंकि ये सॉल्ट है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3CO- प्लस और क्या मिलेगा मुझे, Na+। ओके, और ये दोनों क्या रहेंगे, एक्वियस स्टेट में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आपने क्या किया है, सॉल्ट का डिसोसिएशन देख लिया। अभी नेक्स्ट आपके सॉल्यूशन में और कौन प्रेजेंट है, तो आपके सॉल्यूशन में नेक्स्ट प्रेजेंट है CH3COOH। ओके, आपका एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये आपका एसिटिक एसिड है। और ये क्या है हमारा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होता है, ये कंप्लीट डिसोसिएट होता है क्या, नहीं। तो ये थोड़ा सा ही डिसोसिएट होगा। ओके, सो थोड़ा सा ही डिसोसिएट होगा तो हमें क्या देगा, ये H+ दे देगा। ओके, और ये भी क्या रहेगा, हमारा एक्वियस स्टेट में रहेगा। लेकिन ये जो डिसोसिएशन हो रहा है ये वीक है। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन किसका प्रेजेंट रहेगा, तो याद रखना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो मॉलिक्यूल्स है वो एसिटिक एसिड के दिखाई देंगे सॉल्यूशन में, ना कि आपको आयंस मिलेंगे। ओके, बट आपका जो सॉल्ट है जब वो डिसोसिएट होगा तो आपको CH3CO- का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा दिखाई देगा एज़ कम्पेयर टू CH3COONA के। ओके, सो सॉल्ट कंप्लीट डिसोसिएट हुआ, CH3CO- दे रहा है, मतलब आपके सॉल्यूशन में CH3CO- का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और दूसरा किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरा आपके वीक जो एसिड है उसका मॉलिक्यूल ज़्यादा है। ओके, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है आपके सॉल्यूशन में। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या करते हैं अभी यहाँ पे। सपोज आपने क्या किया, आपने आपके सॉल्यूशन में ऐड किया एसिड, ठीक है। सो आपने सपोज ऐड किया है एसिड। एसिड मतलब आप क्या ऐड कर रहे हो, H+ ऐड कर रहे हो। तो अगर आप H+ ऐड करोगे तो ध्यान से देखिए अभी रिएक्शन क्या होगा। तो अभी H+ अगर आपने डाला तो H+ को लेने के लिए कौन बैठा है, H+ को पिकअप करने के लिए कौन बैठा है, CH3COO-, राइट, क्योंकि उसके ऊपर माइनस चार्ज है। ओके, सो वो क्या करेगा, H+ को अपनी तरफ खींच लेगा, उसके साथ रिएक्ट हो जाएगा। रिएक्ट हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, सो आपको मिल जाएगा CH3COOH। ओके, आपका यानी एसिटिक एसिड वापस से दिखाई दे गया आपको। ओके, सो एसिटिक एसिड मिल गया आपको। अब ये CH3CO- का कॉन्सेंट्रेशन हाई है या लो है, ऑब्वियसली हाई है। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है, लार्ज कॉन्सेंट्रेशन है इसका। क्यों, क्योंकि हम लोगों का जो सॉल्ट है वो डिसोसिएट हो रहा है कंप्लीट, और हम लोग क्या दे रहा है, CH3CO- दे रहा है, ठीक है। और ये जो एसिड है ये हमने क्या किया है, ये हम लोगों ने ऐड किया है,
ठीक है, ये पहले से नहीं था। नेक्स्ट दूसरा और क्या हो रहा है यहाँ पे, सपोज आपने बेस ऐड किया, ओके, मतलब बेस मतलब आप OH माइनस ऐड कर रहे हो। सो अगर आपने OH माइनस ऐड किया, OH माइनस ऐड कर रहे हो तो उसको पिकअप करने के लिए कौन बैठा है वहाँ पे सॉल्यूशन में? सो आपको याद होगा CH3COOH, यानी आपका जो एसिटिक एसिड है, जो आपका एसिड है वो क्या कर रहा है, वो बेस के साथ रिएक्ट हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा CH3COO माइनस, और दूसरा क्या मिल जाएगा आपको वाटर मिल जाएगा। ओके, और ये वाटर कौन सा है, आपका लिक्विड है। ओके, और आपका जो ये अनायन है CH3COO माइनस, ये क्या है, एक्वियस स्टेट में है। सो यहाँ पे आपका जो एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है, और आपका ये जो OH माइनस है ये आपने क्या किया है, ये आपने ऐड किया है। ओके, ये पहले से नहीं था। सो अभी यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको, सो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो आपका H+ है जो आपने ऐड किया है वो भी क्या हो रहा है, वो भी कंज्यूम हो जा रहा है आपके सॉल्यूशन के अंदर, और अगर आप OH माइनस ऐड कर रहे हो तो वो भी कंज्यूम हो जा रहा है। कंज्यूम हो जा रहा है मतलब नलीफाई हो जा रहा है। ओके, सो मतलब अंदर H+, आपका जो H+ आपने ऐड किया, ओके, वो क्या हुआ, वो चला गया एसिटिक एसिड बन के। आपने जो OH माइनस ऐड किया वो भी क्या हो गया, वो भी चला गया, क्या बन के, वाटर बन के निकल गया और एसीटेट आयन बन के निकल गया। ओके, सो यहाँ पे जो आपके वाटर के अंदर H+ का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है और जो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ क्या, नहीं डिस्टर्ब हुआ। नहीं डिस्टर्ब हुआ तो मतलब क्या कि इसका इक्विलिब्रिया डिस्टर्ब हो रहा है क्या, नहीं डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, सो मतलब आपका जो सॉल्यूशन है उसका जो भी pH रहेगा वो अफेक्ट होगा क्या, नहीं अफेक्ट होगा। समझा? सो आप इसीलिए दिस इज द रीजन कि बफर सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं होता है। क्यों चेंज नहीं होता है? क्योंकि अगर आप एसिड ऐड करोगे तो फिर वहाँ पे आपका अनायन उसको लेने के लिए बैठा है, और अगर आप बेस ऐड करोगे यानी OH माइनस तो फिर वहाँ पे एसिड उसको लेने के लिए बैठा है सॉल्यूशन के अंदर। ओके, सो इनडायरेक्टली जो भी आप ऐड करोगे वो कंज्यूम हो जाएगा। कंज्यूम हो जाएगा तो आपके सॉल्यूशन के अंदर वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो फिर वो रिएक्शन को या फिर आपका जो सॉल्यूशन है उसके pH को अफेक्ट कर पाएगा क्या, नहीं, वो अफेक्ट कर ही नहीं पाएगा। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई pH ऑफ आवर बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंजेस। ओके, इसीलिए वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है, वो pH को चेंज नहीं होने देता है। क्यों चेंज नहीं होने देता है? क्योंकि वो कंज्यूम कर ले रहा है जो भी आप ऐड कर रहे हो उसको। ओके, दूसरा एक और रीज़न क्या है कि अगर आप सोचोगे कि मैं वाटर डाल दूँ इसके अंदर, वाटर डालने से ये डाइल्यूशन हो जाएगा और pH मेरा चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे अगेन कॉमन आयन इफेक्ट का कंसेप्ट आ जाता है। ओके, सो वो जो कॉमन आयन इफेक्ट है वो हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। सो प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। सो प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन क्या बोला उन्होंने, द pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज एप्रिशिएबली। ओके, pH of our buffer solution does not change appreciably by addition of small amount of either strong acid, ओके, यानी H+ और स्ट्रॉन्ग बेस यानी OH माइनस। नेक्स्ट सेकेंड, ऑन डाइल्यूशन, अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो भी उसका pH कोई अफेक्ट नहीं होगा, किसका, बफर सॉल्यूशन का, उसका pH क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। ओके, व्हेन इट इज़ केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, अगर आप उसको, आपके बफर सॉल्यूशन को लंबे समय तक रख दोगे तो भी उसका pH चेंज नहीं होने वाला है। इसीलिए आप आपके लैब में देखोगे, अगर आपके कॉलेज या स्कूल्स के लैब में, तो pH का जो भी बॉटल रहेगा उसके ऊपर क्या होता है, धूल मिट्टी जम जाती है। ओके, क्यों ऐसा? क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक टिका हुआ रहता है, उसको बार बार बनाया नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, अभी एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन में देखिए, जो आपका बफर सॉल्यूशन है इट फाइंड्स एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन वैरायटी ऑफ फील्ड्स। ओके, सो उसके कुछ एप्लीकेशंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहला उन्होंने दिया है इन बायोकेमिकल सिस्टम। ओके, बायोकेमिकल सिस्टम में देखो वो कहाँ एप्लीकेबल है। सो pH ऑफ ब्लड, okay, so pH of blood in our body is maintained at 7.36 to 7.42.
ओके, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू HCO3 माइनस प्लस H2CO3 बफर। ओके, HCO3 माइनस ये क्या है, बाइकार्बोनेट आयन है, अनायन है बाइकार्बोनेट, और जो हमारा H2CO3 है ये कार्बोनिक एसिड है। ये दोनों क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये बफर है। ओके, क्या है, ये बफर सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। कैसे, देखो ये आपका इनडायरेक्टली सॉल्ट हो गया, ये आपका एसिड हो गया। सो सॉल्ट प्लस एसिड कौन सा बफर हो गया, आपका ये एसिडिक बफर हो गया। ओके, सो इसीलिए आपके बॉडी में क्या प्रेजेंट है, एसिडिक बफर प्रेजेंट है, जो क्या करता है, आपके ब्लड का पीएच मेंटेन करता है। कहाँ से कहाँ तक, 7.36 से 7.42 तक। ओके, नेक्स्ट देख सकते हो आप लोग, ये रहा आपका बॉडी में जो आपका रेड ब्लड सेल है, उसका क्या कर रहा है, वो पीएच मेंटेन कर रहा है। कौन, आपका ये जो एसिडिक बफर है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एसिडिक बफर आपके बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है। A mere change of 0.2 pH units can cause death। ओके, अगर 0.2 से भी pH आपका चेंज हुआ बॉडी का या ब्लड का, ओके, आपके ब्लड का अगर 0.2 वैल्यू से भी pH चेंज हुआ तो फिर आपका डेथ हो सकता है। ओके, सो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए द saline solution used for intravenous injection must contain buffer system to maintain the proper pH of blood। मतलब जो इंट्रावेनस इंजेक्शंस के लिए आपने देखा होगा क्या करता है डॉक्टर, जो लेता है आपका जो नीडल है उसको डीप करता है किसके अंदर, इंजेक्शन के बॉटल के अंदर, और फिर क्या करता है, खींचता है उसको। ओके, सो वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली पीएच मेंटेन कर रहा है। किसका पीएच मेंटेन कर रहा है, वो आपका जो ब्लड का पीएच है उससे मैच करने के लिए वहाँ पे सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा है। वो सॉल्यूशन का पीएच और आपके ब्लड का पीएच मैच होना चाहिए, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके, वरना आपको बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई दे सकते हैं। ओके, सो इसीलिए कभी भी डॉक्टर इंजेक्शन देता है तो वो क्या करता है, आपके बॉडी का पीएच मेंटेन करके ही आपको इंजेक्शन देता है। बॉडी का पीएच मेंटेन करके मतलब क्या, पहले इंजेक्शन देगा फिर मेंटेन करेगा आपके बॉडी का पीएच, ऐसा है क्या, नहीं। वो क्या करेगा, आपके बॉडी का जो, आपके ब्लड का जो पीएच है वो मेंटेन करेगा उसके इंजेक्शन के अंदर, और फिर आपको वो इंजेक्शन देगा। ओके, नेक्स्ट अभी एग्रीकल्चर देख लेते हैं। सो एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, देखो, एग्रीकल्चर द सॉइल यानी मिट्टी गेट बफर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। ओके, द सॉइल्स गेट बफर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट सच एज कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एंड ऑर्गेनिक एसिड। ओके, ऑब्वियसली सॉइल्स में हमारे कार्बोनेट्स प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है, फॉस्फेट्स प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट है। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब एक बफर फॉर्म करते हैं, जिसके वजह से हमारा सॉइल क्या हो जाता है, वो बफर हो जाता है। ओके, जो चॉइस ऑफ फर्टिलाइजर्स डिपेंड अपॉन पीएच ऑफ सॉइल। सो बफर हो गया मतलब क्या, उसका कुछ पीएच भी हो गया। आपने देखा होगा कोई आता है मिट्टी लेके जाता है, मिट्टी का सैंपल से क्या करते हैं वो लोग, पीएच चेक करते हैं कि इसका पीएच कितना है, और बेस्ड ऑन दैट आपको क्या करते हैं, वो फर्टिलाइज़र या फिर पेस्टिसाइड देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ओके, ऐसे कोई भी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र आप लेके जाओगे और उसका यूज़ करोगे तो वो आपके सॉइल के लिए, आपके क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं होगा। ओके, सो बेटर क्या करना है आपको, आपका सॉइल जो भी रहेगा उसका पहले तो पीएच चेक करो, और अकॉर्डिंग टू दैट आप फर्टिलाइज़र या फिर पेस्टिसाइड चूज़ करो। नाउ नेक्स्ट इज इंडस्ट्री। ओके, सो इंडस्ट्री में भी देख सकते हो आप लोग बफर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, देखो, पेपर इंडस्ट्रीज़ में वो यूज़ होता है, डाई इंडस्ट्रीज़ में, डाई यानी कलर्स जो भी होते हैं, ओके, हमारे शर्ट्स में या फिर हमारे जो भी सराउंडिंग में जो भी कलर्स है कपड़ों में, वो सब डाई से आ रहे हैं, राइट। सो डाई इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही है, बेसिकली कलर्स प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इंक। ओके, इंक भी जो है, इंक इंडस्ट्रीज़ में भी क्या होता है, इंक बनाने में भी बफर सॉल्यूशन का यूज़ होता है, पेंट बनाने में भी बफर सॉल्यूशन का यूज़ होता है, ड्रग इंडस्ट्रीज़ में भी क्या होता है, उसका यूज़ होता है। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ये रहा ड्रग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं, फिर ये यहाँ पे डाइज इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है उसका, किसका, आपके बफर सॉल्यूशन का। जो आपका इंडस्ट्रीज़ है पेपर वगैरह का, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है, किसका, आपके बफर सॉल्यूशन का। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेडिसिन, अभी मेडिसिन में देख लेते हैं। सो मेडिसिन फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, आपको पता ही होगा, पेनिसिलिन प्रिपरेशंस आर स्टेबिलाइज्ड बाय एडिशन ऑफ सोडियम सिट्रेट एज अ बफर। ओके, पेनिसिलिन का जो भी प्रिपरेशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेबिलाइज करते हैं। कैसे, बाय एडिशन ऑफ सोडियम सिट्रेट एज अ बफर। वहाँ पे सोडियम सिट्रेट एज अ बफर यूज़ करते हैं हम लोग पेनिसिलिन के प्रिपरेशन को स्टेबिलाइज करने के लिए। व्हेन सिट्रिक एसिड इज एडेड टू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया
विच इज़ MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम सिट्रेट इज फॉर्म्ड विच इज़ अ बफर। ठीक है, सो मेडिसिन में भी यूज़ कर लिया हम लोगों ने। एनालिटिकल केमिस्ट्री में मतलब क्या, हमारे लैब्स में क्या करते हैं हम लोगों को सपोज कोई भी कटायन है उसका पता लगाना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसका प्रेसिपिटेशन करना पड़ेगा। सो उसके प्रेसिपिटेशन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सर्टेन पीएच मेंटेन करना पड़ता है, और उस पीएच को मेंटेन करने के लिए हम लोग बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। किसका, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। ओके, ये दोनों का मिक्सचर लेते हैं हम लोग। सो बेसिकली ये कौन सा बफर है, सो ये बेसिक बफर है। ओके, क्या है ये, सो ये बेसिक बफर सॉल्यूशन है। NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस, एंड दिस इज अ सॉल्ट ऑफ बेस। ओके, सॉल्ट ऑफ बेस विथ what, salt of base with strong acid। ओके, सो बेस सॉल्ट हम लोग क्या मिला, बेसिक बफर मिल गया। और इसका यूज़ हम लोग करते क्या करने के लिए, प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के लिए, हमारे जो भी रिक्वायर्ड कटायन है उसका, बाय मेंटेनिंग द pH ऑफ 8 to 10। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी कैलकुलेट द pH ऑफ बफर। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, pH कैलकुलेट करेंगे। चलिए pH कैलकुलेट करना सिखाता हूँ मैं आपको। तो उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द pH ऑफ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.05 मोल NaF पर लीटर एंड 0.015 मोल HF पर लीटर। ओके, सो मतलब उन्होंने क्या किया है, NaF दिया है, सोडियम फ्लोराइड दिया है उन्होंने, और 0.015 मोल HF यानी हम लोग क्या दिया है, हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने Ka भी दिया है, तो इससे ही आपको हिंट मिल जाएगा कि ये आपका क्या है, ये आपका एसिड है, और ये आपका क्या है, ये आपका सॉल्ट है। तो उन्होंने सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है आपको, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है आपको। फाइंड आउट क्या करना है हम लोगों को, pH ऑफ आवर बफर सॉल्यूशन। ओके, सो अभी हम लोगों को पता है दैट pH ऑफ एसिडिक बफर इज गिवन बाय व्हाट, सो pH ऑफ आवर एसिडिक बफर is given by Henderson-Hasselbalch equation, correct। so Henderson-Hasselbalch equation क्या है, pH is equal to pKa plus log to the base 10, यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो यहाँ पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे अभी ध्यान से देखिए, pKa पता लगाना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग को। सो pKa क्या होता है, pKa इज़ नथिंग बट नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ Ka। सो Ka का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है उन्होंने। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो, इट विल बी नेगेटिव 7.2 इंटू 10⁻², कितना दिया है उन्होंने, 10⁻²। सो उन्होंने बोला है यहाँ पे 10⁻⁻4। ओके, सो यहाँ पे -4 ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे लॉग है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लॉग। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या होगा चेक करते हैं। सो यहाँ पे उन्होंने बोला है नेगेटिव, अभी ये आपका जो -4 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, आपको ये तो पता ही होगा, रूल है ये 7.2। ओके, अभी माइनस को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 7.2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, नीचे देखो अभी क्या करेंगे, 4 माइनस लॉग ऑफ 7.2 कितना होता है, सो लॉग ऑफ 7.2 होता है 0.8573। ठीक है, सो 0.8573 अभी क्या हो जाएगा, कितना मिलेगा हम लोग को, सो हम लोग को मिलेगा 3.1427 अप्रॉक्स। ओके, सो इतना मिलेगा हम लोग को। अभी हम लोग को क्या पता चल गया, अभी हम लोग को पता चल गया pKa। ओके, सो pKa का वैल्यू हम लोगों को पता चल चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को पता ही है, हमारे इक्वेशन में दिया है, एसिड का भी कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने दिया ही है। अब हम लोग उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो चलो उसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो इक्वेशन क्या है दैट, अभी यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, pH विल बी इक्वल टू व्हाट, 3.1427 विच इज़ आवर pKa, प्लस क्या हो जाएगा, लॉग टू द बेस 10, यहाँ पे क्या होगा 0.05 डिवाइडेड बाय 0.015, यानी सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या हो जाएगा ये 3.1427 प्लस यहाँ पे क्या होगा, लॉग ऑफ, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 3.333। ओके, और फिर बाद में जब आप log ऑफ 3.333 लोगे तो आपको मिलेगा 3.1427 प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 0.5224। तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा क्या, अप्रॉक्सीमेटली 3.66
3.51 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.67। ठीक है, सो ये आपका pH है। कितना है pH आपका बफर सॉल्यूशन का? 3.67। ओके, सेम वैसे ही आप इसके लिए भी कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको वीक बेस जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, आपको सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, आपको K भी दिया है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? हेंडरसन हैसेलबैश इक्वेशन फॉर व्हाट? फॉर बेसिक बफर सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा सॉल्ट अपॉन, वहाँ पे एसिड था, यहाँ पे बेस हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है आपको? pKa इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ, सॉरी यहाँ पे pKb आएगा क्योंकि ये बेस है, सो यहाँ पे भी Kb आ जाएगा। फिर क्या करना है आपको? नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 जो 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है उसको पुट कर देना है। फिर आपको जो भी वैल्यू मिलेगा वो लिख लो। फिर बाद में आपका जो यहाँ पे जो आपका वीक बेस है उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पे पुट कर देना है, और आपका जो सॉल्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पुट कर देना है। ओके, सिंपल डिवाइड करो, लॉग निकालो, आपको उसका pH का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से देखिए आप। डू यू नो, ओके, क्या आपको पता है दैट द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व होना। ओके, एंड प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट बनता है। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ स्पैरिंगली सॉल्यूबल आयोनिक कंपाउंड्स आर ऑफ इम्पॉर्टेंट इन आवर एवरीडे लाइफ, इंडस्ट्री एंड मेडिसिन्स। कैसे? आइए देखते हैं कैसे इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, किडनी स्टोन इज डेवलप्ड ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ इनसोल्यूबल कैल्शियम ऑक्सलेट। ओके, जो किडनी स्टोन है वो कैसे डेवलप होता है? हमारे बॉडी में कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो क्या होता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, और वो प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल होता है। सो इसीलिए किडनी स्टोन डेवलप्ड होता है हमारे बॉडी में। ओके, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ टूथ डीके। ओके, जो हमारा टूथ है वो डीके होने लगता है। सो ऑकर्स ड्यू टू व्हाट? सो इट ऑकर्स ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ इनामल। इनामल मतलब लेयर। ओके, इनामल रहता है हमारे दांतों के ऊपर, कंपोज ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट CA5PO4 थ्राइस OH। ओके, सो हाइड्रोक्सी एपेटाइट ये क्या है? इनामल है, जो क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। ओके, जिसके वजह से हमारा जो टूथ है उसका डीके प्रोसेस चालू हो जाता है। ओके, और ये डीके, ये डिसॉल्व किस में होता है? कौन से मीडियम में होता है? सो ये डिसॉल्व हो जाता है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, सो एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए आपका जो टूथ है वो डीके होने लगता है। ओके, क्या डिसॉल्व हो जाता है? आपका जो इनामल है, जो दांत के ऊपर आपका जो इनामल प्रेजेंट है वो क्या हो जाता है? वो डिसॉल्व हो जाता है एसिडिक मीडियम में, और इसीलिए आपका जो टूथ है वो डीके होना स्टार्ट कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अभी नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। अभी ध्यान से समझिए, ये सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया क्या है, यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। ओके, सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना है अभी यहाँ पे आपको। स्पैरिंगली सॉल्यूबल कंपाउंड क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। सो स्पैरिंगली सॉल्यूबल कंपाउंड इज ए कंपाउंड दोज डिजॉल्व ओनली स्लाइटली इन वाटर। ओके, सो स्पैरिंगली सॉल्यूबल कंपाउंड मतलब क्या समझता है? कि वो कंपाउंड जो थोड़ा सा ही वाटर में डिजॉल्व होगा। ओके, एकदम थोड़ा सा डिजॉल्व होगा। सपोज आपने ऐड किया है 5 ग्राम, तो उसमें से आप बोल सकते हो 0.5 ग्राम या फिर 1 ग्राम अप्रॉक्स ही डिजॉल्व होगा, बाकी 4 ग्राम आपका जो भी स्पैरिंगली सॉल्यूबल कंपाउंड है वो डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पैरिंगली सॉल्यूबल कंपाउंड। सो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि स्पैरिंगली सॉल्यूबल कंपाउंड जो रहता है वो थोड़ा सा ही डिजॉल्व होता है, वो ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सपोज अभी यहाँ पे कंडीशन समझिए कि हम लोगों ने क्या किया है। सपोज मैंने यहाँ पे AgCl जो है, AgCl उसको मैंने क्या किया है? ग्राइंड किया है, उसका मिक्सचर एकदम। सो ग्राइंड करने के बाद मैंने उसको पाउडर फॉर्म में लाया है, और वो जो सॉलिड पाउडर है उसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, उसको मैंने वाटर में ऐड कर दिया। सो वाटर में ऐड कर दिया, तो अभी आपको ये तो पता ही है कि आपका जो AgCl है वो स्पैरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है। ठीक है, क्या है वो? स्पैरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है। और मैंने अभी आपको बताया कि स्पैरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट जो रहता है वो क्या होता है? थोड़ा सा ही डिजॉल्व होता है। ठीक है, थोड़ा सा ही सॉल्यूबल होता है। सो AgCl मैंने डाला, वो क्या करेगा? वो थोड़ा सा डिजॉल्व हो जाएगा। सो थोड़ा सा अगर डिजॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डिजॉल्व होने के बाद वो क्या करेगा? Ag++ Cl- आयंस फॉर्म करेगा।
ठीक है, ये आयन फॉर्म करेगा। क्लियर है? कौन फॉर्म करेगा? वो जो AgCl का थोड़ा सा अमाउंट डिजॉल्व हुआ है वाटर में वो फॉर्म करेगा Ag प्लस और Cl माइनस को। अभी AgCl जो है, अभी आपको पता होगा कि ये जो AgCl है ये सॉल्ट है और अगेन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या हुआ, इसका जो भी अमाउंट डिजॉल्व होगा वाटर में वो डिसोसिएट हो जाएगा और आपको दे देगा Ag प्लस और Cl माइनस दे देगा ये वाटर में। ओके, और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है जो डिजॉल्व नहीं हुआ वो क्या करेगा, वो ऐसे ही वाटर में आपके एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो बेसिकली सपोज आपने AgCl लिया था, वो आपने लिया था 5 ग्राम, उसमें से 0.5 ग्राम डिजॉल्व हुआ AgCl। तो ये जो 0.5 ग्राम AgCl डिजॉल्व हुआ है ये क्या करेगा, आपको Ag प्लस आयन देगा और आपको Cl माइनस आयन देगा। कितना देगा? सो आपको ये जो Ag प्लस आयन देगा या फिर Cl माइनस आयन देगा वो आपको 0.5 ही मिलेगा। ओके, क्योंकि आपका 0.5 ग्राम AgCl ही डिजॉल्व हुआ है, सॉल्यूबल हुआ है। बाकी जो आपका 4.5 ग्राम AgCl है वो अनडिजॉल्व स्टेट में प्रेजेंट है। ओके, कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? वो अनडिजॉल्व स्टेट में प्रेजेंट है, मतलब वो वैसे ही वाटर में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, सो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, ये मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है जिसमें थोड़ा सा AgCl डिजॉल्व हुआ है और बाकी जो हायर अमाउंट ऑफ AgCl है या फिर लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl है वो अनडिजॉल्व स्टेट में प्रेजेंट है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे अभी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा किसके किसके बीच में, अनडिजॉल्व्ड AgCl मॉलिक्यूल और जो मेरा डिजॉल्व्ड AgCl है उसने जो आयंस दिया है उसके बीच में। ओके, सो अनडिजॉल्व्ड AgCl जो मेरा सॉलिड है उसके बीच में और जो मेरा आयंस है उसके बीच में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम अगर एग्जिस्ट हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिखना पड़ेगा। करेक्ट है? सो चलिए इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्विलिब्रियम आपको अगेन वो रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ। सो AgCl सॉलिड हम लोगों ने क्या किया था, पानी में डाला था, वो स्पायरिंगली सॉल्यूबल क्या था, कंपाउंड था। सो वो थोड़ा सा डिजॉल्व हुआ, थोड़ा सा डिजॉल्व होने पे क्या हुआ, मुझे Ag प्लस आयन मिला, प्लस मुझे क्या मिल गया, Cl माइनस आयन मिल गया। ओके, सो Ag प्लस Cl माइनस आयन मिल गया मुझे। नेक्स्ट, अभी इसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहा हूँ। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी K विच इज़ इक्वल टू व्हाट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्ट यहाँ पे Ag प्लस Cl माइनस है और नीचे डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, सो डिवाइड बाय आ जाएगा AgCl। ओके, सो डिवाइड बाय AgCl और ये क्या है, AgCl मेरा सॉलिड है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आपको पता है कि ये जो AgCl है इसका लार्ज कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है। ओके, लार्ज कॉन्सेंट्रेशन अनडिजॉल्व्ड स्टेट में प्रेजेंट है ये। ठीक है, और ये जो Ag प्लस Cl माइनस है इसका कॉन्सेंट्रेशन उतना हाई नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी आपका ये जो AgCl है वो लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में अगर प्रेजेंट है और प्लस ये सॉलिड है तो फिर इसका जो भी वैल्यू है वो हम लोग पता कर सकते हैं और जिसका वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, उसको हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं। सो इसको अगर मैंने कांस्टेंट ले लिया तो सपोज मैं बोलता हूँ कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl है सॉलिड विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, इसको मैंने कांस्टेंट ले लिया है और इस कांस्टेंट को चलिए मैं बोलता हूँ K डैश। ठीक है, सो इसको मैंने अगर K डैश बोल दिया तो अभी क्या हो जाएगा, अभी K डैश बोलने के बाद इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा कौन सा इक्वेशन में, सो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ये वाले इक्वेशन में यहाँ पे। सो ये वाले इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सो मुझे इक्वेशन मिल जाएगा K इज़ इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस फिर यहाँ पे Cl माइनस और क्या मिलेगा मुझे नीचे K प्लस मिल जाएगा, सॉरी K डैश मिल जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, K इंटू K डैश हो जाएगा यहाँ पे, K इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, K डैश विच विल बी इक्वल टू वॉट, Ag प्लस और यहाँ पे Cl माइनस। ओके, सो यहाँ पे अभी ध्यान से समझिए कि ये जो आपका K इंटू K डैश है इसको बोलते हैं क्या, इसको नया हम लोगों ने टर्म दे दिया है, इसको बोलते हैं हम लोग KSP। okay, now what is mean by this KSP? So KSP is nothing but the product of concentration of ions. Remember product मतलब multiplication, right? So the product of concentration of ions
इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऑब्वियसली सैचुरेटेड सॉल्यूशन था वो, थोड़ा सा क्या हुआ था, सॉल्ट डिजॉल्व हुआ था, बाकी जो पूरा मेरा कंपाउंड था वो अनडिजॉल्व स्टेट में था, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका था। ओके, सो KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय KSP। ठीक है, इसको KSP से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगेन, KSP इज इक्वल टू वॉट, Ag प्लस और यहाँ पे Cl माइनस। ओके, सो मतलब इट इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग जनरल इक्वेशन लिख देते हैं, जनरल सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग इक्वेशन बना देते हैं। सो सपोज मेरा एक सॉल्ट है BXAY, ठीक है, और ये BXAY मेरा सॉलिड स्टेट में सॉल्ट है, इसको मैंने क्या किया, अभी ये स्पैरिंगली सॉल्युबल कंपाउंड है, करेक्ट, इसको मैंने थोड़ा सा वाटर के अंदर डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिसोसिएट होगा, बाकी लार्ज अमाउंट में अनडिसोसिएटेड स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। सो जो थोड़ा सा इसका अमाउंट डिसोसिएट होगा पानी में वो मुझे क्या देगा, आयंस देगा। कौन से आयंस देगा, सो XBY प्लस दे देगा, प्लस क्या दे देगा, YAX माइनस। ओके, सो ध्यान से समझो, BX था, राइट, BX था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, X यहाँ पे आ जाएगा, कोएफिशिएंट बन जाएगा, और ऊपर Y पावर हो गया। ओके, Y प्लस चार्ज, और यहाँ पे Y कोएफिशिएंट है और AX पावर बन गया, राइट, X क्या हो गया, पावर बन गया, सो AX माइनस। ओके, सो ये क्या होंगे, अभी ये पानी में डाला है मैंने, तो ये एक्वियस स्टेट में प्रेजेंट रहेंगे, और ये तो हमारा सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट रहेगा। तो अभी इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना रहेगा, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज नथिंग बट KSP, और KSP क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, सो ब्रैकेट लिख देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो कौन से आयंस, सो यहाँ पे होगा BY प्लस, एक ये आयन है, दूसरा आयन कौन सा है, दूसरा है AX माइनस, राइट। अभी इनका कुछ कोएफिशिएंट भी था, सो इसका था क्या, X, तो यहाँ पे X लिख देता हूँ मैं, इसका था Y, सो यहाँ पे Y लिख देता हूँ मैं। ओके, इसके कोएफिशिएंट क्या हो गए, पावर में चले गए, समझा। सो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया। अभी ये कैसे आया, तो लॉ ऑफ मास एक्शन, ओके, पढ़ा है हम लोगों ने 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में। ठीक है, सो अभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। सो देखिए क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दस इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, रिमेंबर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पैरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट, स्पैरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट मतलब वो सॉल्ट जो थोड़ा सा डिजॉल्व होता है, जैसे AgCl था। ओके, so the saturated solution of sparingly soluble salt, the product of equilibrium concentration of the constituent ions like this raised to the power equal to their respective coefficient। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये जो x है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो x है और ये जो y है, ये क्या है, हमारे कोएफिशिएंट्स थे, बराबर है, क्लियर है। सो ये हमारे कोएफिशिएंट्स थे। ओके, सो वही वो लोग बोल रहे हैं, द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पैरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट, द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस रेज्ड टू द पावर इक्वल टू दियर रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स इन द बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। शॉर्ट में बोलूँ तो ये पूरे इक्वेशन को ही उन्होंने डिफाइन किया है। ठीक है, क्या कर रहा था, AgCl सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा था, और AgCl क्या था, स्पैरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट था। Okay, so the saturated solution of sparingly soluble salt, the product of equilibrium concentration of the constituent ions यानी multiplication, और फिर ये जो concentration है ions का वो, फिर उनके ऊपर जो raised to power है, और वो raised to power कितना है, equal to their respective coefficient in the balanced chemical equilibrium expression at a given temperature is called solubility product। ओके, सो ये इक्वेशन देखना आप लोग, पहले तो कंसेप्ट समझना, फिर ये इक्वेशन देखना, और इक्वेशन को देख देख के डेफिनेशन पढ़ना, तो आपको समझ जाएगा कि ये डेफिनेशन जो है ये इक्वेशन से ही डिराइव हुआ है, कुछ नया नहीं बोला है उन्होंने। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।